नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 9th की क्षितिज जो पुस्तक है उसमें से माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है केदी और कोकिला, उस कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन को देखना चाहिए कवि का जीवन परिचय की चर्चा करते हैं। ये जीवन परिचय आपको कवि हो या लेखक हो सभी का याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों और चाहे किसी और परीक्षा की, इनमें से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छोटे विद्यार्थी ध्यान दें कि माखनलाल चतुर्वेदी का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबाई गांव में सन 1889 में हुआ था, 89 में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये क्या बन गए थे? शिक्षक बन गए थे। बाद में अध्यापन कार्य छोड़ करके उन्होंने प्रभा एक पत्रिका थी उसका संपादन कार्य शुरू कर दिया। देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने करमवीर, प्रताप आदि का संपादन किया था। करमवीर और प्रताप ये समाचार पत्र हैं। सन 1968 में इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया। तो मुख्य बात है कि इनका जन्म अपन को याद रखना है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बबाई गांव में 1889 में। प्रभा पत्रिका का भी संपादन किया था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ये शिक्षक बन गए थे। बाद में वो करमवीर और प्रताप, इन पत्रों का भी इन्होंने संपादन किया और 1968 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देखो, हिम कीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, एक आध और बता देता हूँ, युगचरण, समर्पण और माता, ये इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इसके अलावा कृष्ण अर्जुन युद्ध, इन्होंने एक निबंध भी लिखा था। तो देखिए, हिम तरंगिणी जो रचना है, इस रचना पे इन्हें हिंदी साहित्य जगत का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। हिम तरंगिणी रचना पे इनको हिंदी साहित्य जगत का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 को। युगचरण, समर्पण, माता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये इनके रचना। कृष्ण अर्जुन युद्ध इनका प्रसिद्ध नाटक है। ये बड़ी कक्षाओं के काम की बात है। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए तो हिम कीर्तनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लघुंजेद्रा, इतना याद रखना बहुत है। इनकी प्रसिद्ध कविताएं बता देता हूँ दो चार। पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इसके अलावा मरणजोर है और बिजली का जल आज कांद रही है और धूम्रवलय, ये इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं हैं जो कि बड़े विद्यार्थियों के काम की हैं। इनको पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार भी से भी सम्मानित किया था। तो मैंने आपको बताया था साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी रचना के लिए इन्हें 1955 में मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं जो हैं उनमें राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं, यानी देशभक्तिपूर्ण कविताएं इन्होंने लिखी। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसीलिए इन्हें भारतीय आत्मा कहा जाता है। इन्हें भारतीय आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें त्याग और बलिदान की भावना है। और ये कानपुर से पत्र निकलता था। ऊपर देखिए आप, प्रताप जो नाम आया है, इस प्रताप का मुख्य संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। उन्होंने इन्हें ये एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा था। तो ये नाम गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा ही इन्हें दिया गया था। वैसे माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो स्वयं भी इस छद्म नाम का प्रयोग करते थे, प्रताप में कविताएं छापते थे। तो एक भारतीय आत्मा के उपनाम से ये कविताएं अक्सर लिखते थे। इस उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि और कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार वो जेल भी गए हैं। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है, यानी इसमें गहराई बहुत है। और उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का प्रयोग किया है, यानी मुक्त छंद में कविताएं इन्होंने खूब लिखी हैं। आगे देखिए, ये जो कविताएं अपन जो पढ़ेंगे उसका मुख्य भाव क्या है? केदी और कोकिला का ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण करती हुई केदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के लिए
भारतीय स्वाधीनता सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं, उनको दी गई पीड़ाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। यानी अंग्रेजी जो शासन था उसमें भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो अंग्रेजी शासक थे वो बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार, और बहुत दुख देते थे, उनको पीड़ाएं देते थे। उनका मार्मिक साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदासी है, यानी कवि स्वयं जेल में कैद है एकांकी भाव से और उदास भाव से। कोकिल से अपने मन का दुख है और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने मन में जो आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि ये कहता है कि किस मधुर गीत को गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कि इस समय तुम जो मीठी मीठी आवाज़ में मेरे सामने बोल रही हो कोयल, ये समय मधुर गीत गाने का नहीं है बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। कवि को ऐसा महसूस हो रहा है कि अर्धरात्रि के समय जब कोयल बोल रही है तो उसे पूरा देश है वही एक कारागार यानी जेल के समान देखने लगी है। इसलिए वह अर्धरात्रि के समय चीख उठी है, यानी बोल रही है, हूक उठी है, आवाज़ें दे रही है। इस प्रकार से ये सारे भाव हैं अपन इस कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, केदी और कोकिला देख रहे हो आप। अब अपन कविता पढ़ेंगे। क्या गाती हो, कवि है वो कोयल को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, कि तुम एक बार आती हो फिर वापस उड़ के चली जाती हो और फिर बोलने लग जाती हो, मेरे पास वापस आ जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो तुम क्या गा रही हो, क्या लाती हो संदेशा किसका, हे कोयल बताओ तो तुम किसका संदेशा लेकर के मेरे पास में आ रही हो। कि कोयल तुम बार बार आ रही हो, वापस आती हो, जाती हो, फिर बोलती हो, तो तुम बताओ ये किसका संदेश है वो मेरे लिए लेकर के आ रही हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, यानी ये ऊंची ऊंची कारागार की ऊंची ऊंची जो दीवारें हैं इसके घेरे में डाकू हैं, जो लूटने वाले, चोर हैं, बटमार हैं, बटमार मतलब रास्ते में यात्रियों को लूटने वाले, इनके डेरे में। ये सारे के सारे शब्द हैं वो ब्रिटिश शासन के लिए कवि ने प्रयुक्त किए हैं कि ये कारागार की ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, उनके घेरे में यहाँ पर डाकू हैं, लूटने वाले चोर हैं, और राहगीरों को लूटने वालों के डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना है। ये हमें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने को देते नहीं, तड़प के रह जाना। अगर हम यहाँ पर मरना चाहते हैं तो हमें मरने भी नहीं देते हैं, बल्कि हम तो तड़प रहे हैं, तड़प तड़प के रह जाते हैं। मरने की हमारी इच्छा वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, मेरे जीवन पर दिन रात, यहाँ पर यानी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी जेल में बंद हैं कारागार में, उनके जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये किस प्रकार का ब्रिटेन का शासन है, या फिर ये अंधकार है अर्धरात्रि के समय में, या इसका प्रभाव गहरा होता जा रहा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर मतलब चंद्रमा है, वो भी हमें निराश करके चला जाता है, और रात्रि है ये पूरी की पूरी क्या है, काली है। इस समय काली माँ में जगी तू आली, इस समय ये पूरा वातावरण है, पूरी रात्रि है, पूरा परिवेश है वो भी काली माँ में हो गया है रात्रि के कारण। तो इस समय तू क्यों जगी है आली, हे सखी, आली का मतलब सखी, यहाँ पर कोयल को आली के रूप में संबोधित किया गया है कि हे सखी तू इस समय इस पूरी वातावरण पूरे परिवेश में काली माँ छाई हुई है, इस समय तू क्यों जगी हुई है हे सखी, ये तो बताओ। क्यों हुक पड़ी मतलब तू क्यों कूक पड़ी या बोल पड़ी, तू क्यों फूट पड़ी। वेदना बोझ वाली तुम्हारी जो आवाज़ है वो दुख या दर्द देने वाली आवाज़ है, तू इस प्रकार से क्यों हुक या चीखे पुकार रही है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बताओ तुम इस समय क्यों इतनी दर्द भरी आवाज़ में बोल रही हो। क्या लूटा है, तुम्हारा क्या लूट गया है, ये बताओ कि तुम्हारा क्या लूटा है। मृदु वैभव की रखवाली, तुम तो मीठे मीठे वैभव संसार की रखवाली करने वाली हो। कोकिल बोलो तो तुम्हारा क्या लूट गया है, तुम तो कोमल वैभव संसार की रखवाली करने वाली हो, तुम्हारा बताओ क्या लूटा है। क्या हुई बावली, आगे कहता है कवि कि हे कोकिल बताओ तुम क्या बावली या पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कि आधी रात जा चुकी है, इस समय तुम बोल रही हो, चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो सही तुम्हारा क्या खत्म हो गया है, क्या लूट गया है। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, तुमने किस दावानल यानी जंगल में लगने वाली
आग को बोलते हैं दावानल। कि तूने किस जंगल में लगने वाली आग को देखी है, इस आग की ज्वालाएं देखी हैं, बताओ तो सही तूने ऐसा क्या देख लिया है जो जंगल में लगने वाली आग की ज्वालाओं के समान तुम चीख रही हो, तूने ऐसा क्या देख लिया है? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो क्या है? देख न सकती जंजीरों का गहना। आगे कवि कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्या तुम देख नहीं सकती हो, तुम देख नहीं सकती हो जंजीरों का गहना, यानी हथकड़ियाँ जंजीरें हमारे हाथों में पड़ी हुई हैं, इन जंजीरों का गहना तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम आवाज़ लगा रही हो इतनी दर्द भरी। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है, ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये तो ब्रिटिश जो साम्राज्य है, राज है, उसका हमारे लिए ये क्या है? गहना है। कोल्लू का चर्रक चूँ, कोल्लू होता है जिसको घानी से तेल निकालते हैं ना, उसको खींचना पड़ता है कोल्लू को। तो कोल्लू को जैसे खींचते हैं तो चर्र चर्र की आवाज़ आती है। तो कोल्लू का चर्रक चूँ जीवन का तान है, हमारी जीवन का तो जो संगीत है, जो तान है, जो गान है, वो कोल्लू का चर्रक चूँ ही है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे ज्ञान है, और इसको पकड़ करके जब हम खींचते हैं ना तो उंगलियों पे क्या होते हैं? निशान पड़ जाते हैं। इससे हमारे उससे पड़ने वाले निशान ही हमारे क्या हैं? गाने लिखे गए हैं, वही हमारे गान हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट को जुआ। मोट का मतलब होता है जिसको पकड़ करके पानी चरस से पानी खींचा जाता है उसको बोलते हैं। और जुआ जो होता है वो बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है उसको जुआ बोलते हैं। तो मैं जब चरस को खींच करके यानी मोट को जब खींचता हूँ, लगा पेट पर जुआ, लगा करके मेरे पेट पर वो लकड़ी जुआ, खाली करता हूँ मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं खाली कर रहा हूँ इनको बार बार खींच खींच करके। ब्रिटिश में यानी अंग्रेजी शासन में कितनी अकड़ है, कितनी तरह पर, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ ऐसे इस कोल्लू को, मोट को खींच खींच करके। ब्रिटिश के अकड़ का जो कुआं है वो मैं खाली करने जा रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगाए जगह रुलाने वाली। दिन में करुणा है, क्यों जगह है ये रुलाने वाली? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे रोने को मन हो रहा है, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। इसलिए तुम रात्रि के समय में आकर के ही गजब ढा रही हो। दिन के समय भी हम तो पूरे दिन क्या कहते हैं, ब्रिटिश शासन का है वो साम्राज्य है, उसकी अंधकार में डूबे रहते हैं, वो हमें दिन रात रुलाई रखती है। इसलिए तुम रात्रि के समय आकर के क्यों गजब ढा रही हो, क्यों इस प्रकार से बोल रही हो ऐसे कि जिससे कि मन रोने को हो रहा है। ऐसे कि यह बताओ, आली यानी मतलब कोयल को बोल रहे हैं। इस शांत समय में, रात्रि के समय शांत समय रहता है, इस शांत समय में अंधकार को भेद करके यानी अंधकार को चीर करके रो रही हो क्यों? तुम अंधकार को चीर करके इस प्रकार से बोल रही हो, इस प्रकार से तुम्हारी आवाज़ लग रही है जैसे कि तुम रो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, इस शांत समय में तुम इस प्रकार से अंधकार को भेद करके रोने वाली आवाज़ में क्यों बोल रही हो? चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज बो रही हो तुम, चुपचाप मधुर विद्रोह के यानी विद्रोह करने के बीज बो रही हो, क्रांति के बीज बो रही हो। इस भांति बो बो रही हो क्यों? तुम इस भांति क्यों बोल रही हो जिससे कि ऐसा लग रहा है कि तुम क्रांति के बीज इसमें बो रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, तुम इस समय चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज इस भांति क्यों बो रही हो? कोयल बोलो तो, बताओ तो तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आगे देखिए कवि क्या कहता है। काली तू रजनी भी काली। देखो काली तू, काली मतलब तू का मतलब यहाँ पर कोयल से आया है कि हे कोयल काली तू भी है, और काली भी रजनी, रजनी भी काली, और रात्रि है वो भी क्या है? काली है। शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश साम्राज्य जो है उसका शासन है, उसका कार्य प्रणाली जो है वो भी काली है। काली लहर है, कल्पना भी काली है, लहर भी काली है रात्रि इसमें, और कल्पना है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी भी काली है, और मेरी जो काल कोठरी है वो भी काली है। टोपी भी काली है और कमली भी काली है, और मुझे जो दे रखी है वो टोपी भी काली है, और मेरे पास जो कंबल है वो भी क्या है? काली है। मेरी लोहा श्रृंखला है वो भी, यानी मेरे हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, लोहे की श्रृंखलाएं हैं वो भी काली हैं। पैरे की हुक करती है बैली, और पैरे पर हुंकार भरे बैठी है, जैसे सर्पिणी बैठी रहती है उस प्रकार से पैरे पर हुंकार भरे हुए बैठे हैं। तिस पर गाली ए आली, तिस पर ये कुछ भी बोलने पर ये लोग हैं जैसे कि वो हमें क्या देते हैं? गाली देते हैं। इस प्रकार से हुंकरती वो जो पैरे पर बैठे हैं वो हमें कुछ भी करने पर क्या देते हैं? गाली देते हैं। हे सखी इस काले सागर संकट पर, इस काले सागर रूपी संकट के ऊपर है, मरने को है मदमाती, हम मरने को चाह रहे हैं। इस काले संकट सागर रूपी संकट है, संकट रूपी जो सागर है उस पर मरने को हम उतावले हो रहे हैं। कोकिल बोलो तो, तुम इस प्रकार से बोल रही हो जैसे इस काले संकट रूपी जो सागर है इस पर मरने को तुम उतावली हो रही हो। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को, अपने जो तुम बोल रही हो ये चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम इस प्रकार से क्यों बोल रही हो? ऊपर ऊपर ये तैर रहे हैं। कोकिल बोलो तो, अर्धरात्रि के समय तुम इस प्रकार से बोल रही हो जैसे किसी पानी के ऊपर कोई चीज़ तैरती हो, इसी प्रकार तुम्हारी जो
वेदना भरी जो आवाज़ है वो तैर रही है इस अंधकार के समय में। आगे देखो, तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि तुझे तो देखो हरी डाली मिली है, मेरे नसीब में है कोठरी काली, और मेरे नसीब में एक काल कोठरी, यानी मतलब एक काल कोठरी दे रखी है मुझे जेल में, ये है। और जबकि तू तो एक हरियाली डाली पे बैठी हुई है। तेरा नभ नभ संचार है, यानी तू तो एक मिनट में उड़ करके कहीं पे भी जा सकती है। तू तो पूरे संसार भर में नभ नभ में तेरा संचार है, तो कहीं पर भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार है, और मुझे एक काल कोठरी दे रखी है काली, वो मात्र 10 फुट की है। मेरा संसार तो इतना ही है। तेरे गीत कहाएं वाह वाह, तू तो बोलती है जब सभी लोग वाह वाह करते हैं। और रोना भी है मुझे गुनाह है, और अगर मैं रो भी देता हूँ तो भी यहाँ पर गुनाह समझा जाता है। ब्रिटिश शासनकाल है, वो मेरे रोने को भी गुनाह मानते हैं, जबकि तू तो गीत गाती है उसको ही वाई वाई कहते हैं, और मुझे रोने भी नहीं देते हैं। देख विषमता तेरी मेरी, देख तुझमें और मुझमें कितनी असंगति है, कितनी विषमता है। बजा रही तिस पर रणबेरी, और जिस पे तू क्या है, युद्ध की रणबेरी इस समय बजा रही है, जबकि तू तो बिल्कुल पूरे संसार में घूम फिर सकती है, हरी डाली पे बैठी है, जबकि मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। कवि ऐसा कह रहा है कि मेरा तो जो संसार है वो 10 फुट का ही संसार है, जबकि तू गाती है तो लोग वाही वाही करते हैं, और मैं तो रो देता हूँ तो उसको भी गुनाह है समझते हैं। इसमें देखो तेरी और मेरी कितनी विषमता है, कितनी असंगति है, और इस पे भी तो एक युद्ध की रणभेरी बजा रही है इस हुंकरती पर। आगे देखो कवि क्या करता है, इस तुम्हारी हुंकार पर अपनी करती से, इस तुम्हारी तुम जो बोल रही हो वेदना भरी आवाज़ में, इस पर मैं अपनी करती यानी अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, और कहो मैं और इसमें क्या भर दूं, क्या लिख दूं, और विद्रोह के ऐसे और कौन से बीज बोऊं इस मेरी रचना में, जिससे कि क्रांति हो सके। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी के लिए आया, गांधी जी के लिए, कि मोहन जी गांधी जी के व्रत पर प्राणों का आंसू इसमें भर दूं। गांधी जी के व्रत पर, गांधी जी ने जो व्रत ले रखा है स्वतंत्रता का, उसके ऊपर मैं इसमें प्राणों का एक और दम्भ भर दूं। कोकिल बोलो तो, और बताओ इसमें और क्या मैं लिख दूं, कोकिल बोलो तो। इस प्रकार से अपन ने आज माखनलाल चतुर्वेदी की केदी और कोकिला रचना पढ़ी है, उनका कवि परिचय पढ़ा है। आशा करता हूँ कि हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अपने जितने भी मित्र हैं उस पर उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।